सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं टॉप न्यूज में। तो त्रिपुरा में आज मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। सीएम माणिक साहा ने के साथ उनके कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्री के तौर पर सांतना चकमा, प्रणजीत सिंह, सुशांता चौधरी, रतनलाल नाथ, टिंकू रॉय, विकास देव वर्मा, सुधांशु दास और शुक्ला चरण नोआतिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 8 मंत्री बीजेपी कोटे से और 1 मंत्री आईपीएफटी कोटे का बनाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। नोटिस पर कविता ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगी। कविता को यह समन हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सोमवार रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भेजा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। इसके अलावा इस मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का साथ मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। उन्होंने इसके लिए सभी कदम उठाने की अपील की। स्टालिन ने लिखा है कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि मनीष सिसोदिया को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। स्टालिन ने लिखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी से वंचित करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ ध्यान पर बैठ गए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल नंबर 1 में रखे जाने पर सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिसोदिया की राजनीतिक हत्या करवाना चाहती है। आपका कहना है कि इस जेल में खूंखार आतंकी रहते हैं। सौरभ ने कहा कि मनीष सिसोदिया को किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। भारतीय नौसेना का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। नौसेना ने बताया कि एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर मुंबई से नियमित उड़ान भरते समय समुद्र तट के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल ने चालक दल के 3 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। नौसेना घटना की जांच के आदेश दे चुकी है। असम के नागांव और बोरीगांव जिलों से पाकिस्तानी एजेंटों को सिम कार्ड की सप्लाई करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के पास से विदेशी दूतावास के साथ रक्षा सूचनाओं को साझा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैंडसेट सहित कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। असम पुलिस ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार रात चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिग बॉस 16 की टॉप 5 फाइनलिस्ट रही अर्चना गौतम के पिता गौतम बुद्ध ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संदीप सिंह ने उनकी बेटी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के विजय पार्क इलाके में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। रात की बात यह है कि बिल्डिंग गिरने से ठीक पहले सभी निवासी बिल्डिंग से निकल गए थे। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। सबसे पहले विमेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। जब बात महिलाओं की हो रही हो तो अक्सर कहते हैं कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, महिलाओं की हर जगह भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही दिखती है। संसद में मुश्किल से 15% से भी कम महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी है।
देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सेक्टर के हिसाब से 20 से 25% के बीच रहती है। ज्यादातर महिलाओं को अनपेड फैमिली वर्कर कहा जाता है। हालांकि गृहिणियों के लिए यह टर्म कुछ अपमानजनक भी लगता है, मगर सच्चाई यही है कि इनके इस श्रम का कोई मोल नहीं होता। आज हम संसद से लेकर दफ्तर और फैक्ट्री तक हर जगह महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन को, आज की जो महिला हमारे बीच में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मकाम बनाए हैं, जो हमारे समाज की हीरोज हैं, उनकी अपनी कहानियों, अपने अनुभवों को भी सेलिब्रेट करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो अब आने वाला भारत किस तरह से देख रही हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ अभिलाषा बहुगुणा जुड़ चुकी हैं, जो कि को फाउंडर हैं लूम्स ऑफ लद्दाख की। लद्दाख में इनकी संस्था जो है वो वहाँ की जो रूरल वुमेन है उनके साथ लगातार मिलकर काम कर रही हैं। रवीना जैन हमारे साथ, फाउंडर हैं द स्किन स्टोरी की। रवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उर्वशी प्रसाद हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं फिलहाल वाइस चेयरमैन ऑफिस में नीति आयोग में। उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं जोया अग्रवाल, एयर इंडिया की कमांडर हैं। जोया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना गुप्ता है हमारे साथ, एक्ट्रेस भी हैं और योगा ट्रेनर भी हैं जानी मानी। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं की स्थिति को? हम लगातार चर्चा भी इस बात पर कर रहे हैं कि समाज में एक चेतना तो आई है महिलाओं को लेकर, और ये कहा भी जाता है कि अब बराबरी की स्थिति में आ रही हैं महिलाएं। लेकिन जब हम थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, सतही तौर पर नहीं, थोड़ा सा जब स्टडी करते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है, बहुत कुछ करना बाकी है। आप मौजूदा स्थिति कैसे आंकती हैं? आपकी खुद की जर्नी, आपके खुद के अनुभव के आधार पर आप किस तरह से स्थिति को आंकेंगी महिलाओं की मैम? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने कहा कि हम अलग-अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, चूँकि 50% किसी भी देश की पॉपुलेशन होती है महिलाएँ। तो उसमें सिर्फ हमारा एक मॉरल एक ज़िम्मेदारी ही नहीं होती कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें, लेकिन आप इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी अगर उसके देखें तो बहुत ज्यादा होते हैं सोसाइटी के लिए, अगर महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं हर क्षेत्र में। तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है जानना कि ये बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही समस्या है। इसमें अलग अलग तरह के डायमेंशंस हैं। जो सोशल डायमेंशन है वो खास तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट की हम लोग बात करते हैं, वो हर स्फीयर में महिलाओं को अफेक्ट करता है। तो उसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, उससे उभरना इतना जल्दी का काम नहीं है। इसमें बहुत परसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। तो काफी मेट्रिक्स जो है महिलाओं के, उनमें आप देखेंगे तो सुधार भी आया है, उसमें कोई शक नहीं है कि काम और आगे बहुत करना है हमें। पॉलिसी के नजरिए से जब मैं देखती हूँ तो और बहुत ज्यादा काम है। चाहे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, उसमें बहुत काम करना है, लेकिन प्रोग्रेस भी हुआ है। तो मैं उसको एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखना चाहूंगी, स्पेशली आज के दिन, कि हम लोग जो प्रोग्रेस हुआ है उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन चैलेंजेस को देखते हुए उतनी ही मजबूती से काम करें। और सिर्फ सरकार नहीं, हर स्टेक होल्डर, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे सिविल सोसाइटी, चाहे हमारे नागरिक, क्योंकि सबकी इसमें एक बहुत अहम भूमिका है अगर हमें इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को हराना है और महिलाओं को सच एक रियलिटी में वो इक्वालिटी वाली स्टेटस देनी है सोसाइटी में। एब्सोल्युटली मैम। जोया इस वक्त हमारे साथ है। जोया, इंटरनेशनल लेवल पे जागरूकता दिखती, लेकिन अभी मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पढ़ रहा था, उसमें अभी भी जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की आवश्यकता है। हमें लगता तो है बाहर बाहर से, जैसा कि उर्वशी मैम भी बता रही हैं, कि लगता तो है कि कुछ बात आगे बढ़ रही है, लेकिन जब हम थोड़ा सा अंदर आंकड़ों को देखते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक्सेप्टेंस कहां पर अटकी हुई है जोया? कहां पर माइंडसेट? हमें तो लगता है कि आजकल हर कोई
पेट्रियार्की की बातें करने लगा है, एक तरह से अब मानने भी लगे लोग कि हाँ यार, मतलब एक लंबे समय तक समाज में वो पितृसत्तात्मक जो सोच रही है उसने दबाए रखा महिलाओं को, उनकी आवाज़ को, उनकी पार्टिसिपेशन को, उनके रिप्रेजेंटेशन को। लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन आ गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। तो कहां पर चूक रहे हैं हम जोया? नमस्कार। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, मैं फिर भी ट्राई करूंगी। हैप्पी वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से जो ये अटका पड़ा है, अब आप देखिए हमारा देश भारत, मेरी पीढ़ी का अब बात करते हैं एजुकेशन का, जहाँ पे हमारे आंकड़े सबसे हाईएस्ट है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में एज कमर्शियल पायरेसी सबसे बड़ा परसेंटेज वर्ल्ड में होने के लिए है, लेकिन अभी काम बहुत है हमारे। जी हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ हमें 12.5% जोया मुझे थोड़ा सा माफ करें, मुझे लगता है कनेक्टिविटी में थोड़े इश्यू आ रहे हैं। मैं अपनी टीम से बोलूँगा थोड़ा सा उसको ठीक करें। मैं तब आपके पास आऊँगा। वंदना जी के पास मैं चलता हूँ इस वक्त। वंदना जी, आप एक आंतरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है सबको बताती हैं, योगा, लाइफस्टाइल सब। मैं लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछूंगा। आपको लगता है कि हमारा समाज का स्वास्थ्य ठीक है, सही दिशा में जा रहा है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या अभी भी हम रस्म अदायगी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द आ गए हैं, ना स्टेटमेंट्स आ गए हैं, भारी भरकम बातें आ गई हैं, अंदर शायद अंदर से समाज का स्वास्थ्य उतना अच्छा सेहतमंद नजर नहीं आता जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन पार्टिसिपेशन की? क्या लगता है आपको वंदना जी ऐसा? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एंड सबसे पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके बाद जो आपने कहा वो आप बिल्कुल ठीक बात है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिल गए, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है आजकल बोलने के लिए कि हम भी महिलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक हिपोक्रेसी नाम की चीज़ होती है जिसको हम बोलने के लिए तो बोलते हैं लेकिन अंदर से हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और ये अच्छी अच्छी सोसाइटी में भी बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी जो हैं उनके भी स्वास्थ्य खराब है इस मामले में कहीं ना कहीं पर, कि वो आज भी उस पैट्रियार्की का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा गड़े हुए रूप से, बहुत डीप तौर पर आज भी उस पैट्रियार्की को फॉलो करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को डेली पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ मैं सिर्फ एक मेल सोसाइटी की बात नहीं कर रही, मैं विमेन्स की भी बात कर रही हूँ। डेली अपने आप को पॉलिश करते हैं ये बोलने के लिए कि हम अपनी महिलाओं को, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम एक बहुत अच्छे परिवार का हिस्सा हैं, तो हम अपनी महिलाओं को हमेशा बढ़ावा देते हैं। बट कहीं ना कहीं चूक तब हो जाती है जब, और मुझे लगता है कि शायद गलती उनकी, हमारी एज ए परिवार की भी नहीं होती, कभी कभी उन लोगों की, जब वो बाहर जाके देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, चाहे वो काम कर रही हैं तो, या फिर अगर वो ट्रैवल कर रही हैं या शाम को देर रात बाहर जाना चाहती हैं या कहीं से आ रही हैं किसी भी मजबूरी के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और सबसे पहले शुरुआत में ही आई थिंक उर्वशी जी ने कहा था कि हमें बहुत लेवल्स पर काम करना है। तो यही है वो लेवल की सरकार अकेली काम नहीं कर पाएगी। सभी को एज अ नागरिक, हमें भी, हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरह से हम भी अपने आप को उस लेवल पर ले आए, अपनी हेल्थ को उस लेवल पर, मैं मानसिक हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेंटल रूप से अपने आप को उस लेवल पर ले आए जहां पर हमारी विमेन सुरक्षित हैं हर हाल में, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, क्योंकि हर महिला को वो चाहिए, वो बराबरी का अधिकार जिसकी हम बात बार बार करते हैं, जो हम बार बार खो भी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है इसमें, अब कई बार जो है इस बात का दावा भी किया जाता है, इस बात को भी कहा जाता है कि साहब हमने तो महिलाओं को मौका दे दिया। मुझे लगता है कि ये अप्रोच भी सोसाइटी की जो ठीक नहीं है। सोसाइटी कौन होती है महिलाओं को मौका देने वाली? ऐसा लगता है कि बार बार अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो उसमें भी एक तरह का ये एहसास कराने की कोशिश होती है कि साहब हमने किया वुमेन के लिए, हमने स्पेस बनाया, देखिए। तो जीत इस तरह से दिखाया जाता है कि ये उनकी जीत है, जबकि सिचुएशन बिल्कुल उलट है। बहरहाल बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया की महिलाओं ने ये बताया है अपने आप से कि उनका मकाम, उनका रास्ता कैसा है, और खुद से वो रास्ता बना रही हैं, अपना मकाम तलाश रही हैं। अभिलाषा बहुगुणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लूम्स ऑफ लद्दाख की को फाउंडर हैं, और
लद्दाख जैसे इलाकों में वहाँ की लोकल वुमेन के साथ सालों से उनके साथ रहकर काम कर रही हैं और अपने एक छोटे से ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रही हैं। बीते दिनों महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र भी किया, इसलिए आज हमने उनको आमंत्रित किया है उनकी जर्नी समझने के लिए। अभिलाषा, एज अ वुमेन आपकी जर्नी कैसी रही? और आप तो एक ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ पर ना सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुलापन हो विचारों में, संसाधनों में, ऐसा भी नहीं है। कैसी रही आपकी जर्नी और एज अ वुमेन आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे? सबसे पहले सभी श्रोताओं को विमेंस डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब जाके लूम्स ऑफ लद्दाख को हर तरफ से सराहना और प्रोत्साहन मिल रहा है। वो कहते हैं कि जब आप हिम्मत करते हो तो कारवां बढ़ता चला जाता है। अभी हाल ही में जैसे आपने बताया, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी ने भी विजय दिवस पर दिल्ली में लूम्स ऑफ लद्दाख के प्रयासों को सराहा। एमपी लद्दाख, सीसी और हमारे नए ऑनरेबल एलजी चाहते हैं कि लूम्स ऑफ लद्दाख एक मूवमेंट बने। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप का जो एक कॉन्शियस फैशन कैंपेन होता है, जिसमें पिछले वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान पूरे एक हफ्ते लूम्स ऑफ लद्दाख को 9 अन्य टॉप ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स के साथ एक बिलबोर्ड कैंपेन में चलाया। टाइम स्क्वायर पे, ब्रॉडवे पे, कास्केड बिल्डिंग पे और यूएन हेडक्वार्टर्स के ऑफिस पे। तो हम सभी के आभारी हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख ताज ग्रुप ऑफ होटल्स न्यूयॉर्क के जो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं और जो लेह का जो स्टोर है उस पर रिटेल कर रहा है। हम फर्स्ट जनरेशन आर्टिसंस के साथ हमारी असली उपलब्धि ये है कि उनकी मासिक आय 1500 रुपए पर मंथ से लेके 2500 से 15,000 तक गई है। और एक रॉ मटेरियल इकोनॉमी जो है लद्दाख पश्मीना, वहाँ 50 किलो पर मंथ पश्मीना में और 30 किलो पर मंथ शीप वूल में हम मूल्यवर्धन कर पा रहे हैं। लेकिन आप बता रही हैं, मुझे एक चीज बताइए, ये आप जो बता रही है एक ऐसा इलाका, जैसा मैंने बताया कि जहां पर संसाधन नहीं है, जहां वहां पर सोच कैसी है वुमेन को लेकर? आपने बताया कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे कर पा रहे हैं, वो कैसे वहां पर समाज क्या इतना जागरूक है कि उनको मालूम है कि घर के काम, बाकी जो जिम्मेदारियां महिला के ऊपर होती हैं, उसके अलावा भी उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए काम करना है? या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर से आ रही हैं और फिर वहां लद्दाख में बैठ के काम कर रही हैं? क्या एग्जैक्टली हमको, क्योंकि ये बड़ा विरोधाभास लग रहा है कि लद्दाख की महिलाएं और बात हो रही है यूएन की, न्यूयॉर्क की, फैशन वीक्स की, थोड़ा सा विरोधाभास लगता है अपने आप में ये। बिल्कुल। लद्दाख की जो महिलाएं हैं वो पर्वतों की, पहाड़ी महिलाओं की तरह हमेशा से ही सशक्त रही हैं। उनके आमा सोक्सपा होते हैं जिसमें वो कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको साथ में करती होती हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप पहाड़ में भी देखते हैं कि खेती बाड़ी के लिए, मवेशियों के ख्याल के लिए, बच्चों के ध्यान के रखने के लिए और आपके पूजा समारोह वगैरह के लिए महिलाओं को तो आगे लाया जाता है। लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, जब वहां समुदाय बैठता है, तो वहां महिलाओं का प्रतिभाग कम होता है। और लद्दाख में भी बाकी पर्वतों की तरह इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं रहा है। लूम्स ऑफ लद्दाख के साथ जो हमारी ये जो लेडीज हैं, ये हम एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी करते रहते हैं कि हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क एज फाउंडर, एज चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, या आप भी वो देख रहे हो, क्योंकि कोशिश ये है कि ये भारत का मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो आपका कैपिटल है उसकी शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं बल्कि लग्जरी की चाह से हुई। तो अगर सच्ची में लग्जरी की चाह से इस इंडस्ट्रियलाइज कैपिटल की शुरुआत हुई है, तो क्या भारत लूम्स ऑफ लद्दाख के द्वारा दुनिया का उसका एक नया बिजनेस मॉडल, एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड दे सकता है? तो क्या हमारी ये जो लद्दाख की महिलाएं हैं वो ये सपना देख पा रही हैं? और बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि 400 जो हमारी महिला ओनर्स हैं उसमें से 10% अब हम उस
स्वामित्व पे आ चुके हैं, उस विजन पे आ चुके हैं जहां हम अलाइंड हैं ठीक। और हम ये ग्लोबल प्रोड्यूसर ओन ब्रांड बनाना चाहते हैं। Absolutely. क्योंकि देखिए ये कितनी Yes. कितनी एक अच्छी बात यहाँ पर क्या हो रही है। जोया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जोया यूएन वुमेन की स्पोक्स पर्सन भी हैं। जोया, इस एक शो में हमारे पास हर आयाम है महिलाओं के जीवन का। हमारे पास उर्वशी मैम बैठी हुई हैं जो नीति आयोग जैसे इतने बड़े ऑफिस को की डायरेक्टर हैं। पॉलिसी में उनका दखल है, उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी जो सोच है वो देश को बदल रही है। दूसरी तरफ अभिलाषा हैं जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उन इलाकों में काम कर रही हैं, उनके वहाँ की महिलाओं के बीच में कर रही हैं, और आप यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वहाँ उनकी आवाज़ बन रहे हैं। ये वहाँ से जब आप भारतीय वुमेन को देखती हैं जोया, किस तरह की तस्वीर नजर आती है आपको? आप आसपास भी वुमेन को देखते होंगे, ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा एम्पावर्ड वुमेन से आपका राब्ता होता होगा दिन रात सुबह शाम। दूसरी तरफ हमारे भारत जो उभर रहा है, एक उभरती भी सोसाइटी है सोच के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। किस तरह का भारत, किस तरह की भारतीय महिला आपको नजर आती है जोया? नमस्कार। मैं बहुत ही आज ऑनर्ड हूँ सारी सशक्त महिलाओं के बीच में होते हुए। लेकिन जो आप कह रहे हैं हमारा भारत कि किसी मामले में पीछे है, पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमारी भारत की बेटियां बहुत आगे हैं और बहुत पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम गर्व कर रही हैं। जैसे कि आप कमर्शियल एविएशन को ही ले लीजिए, वहां पर हमारी जो पायलट्स का आंकड़ा है 12.4%, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट है। तो मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ये आंकड़े लेके यूएन में या कहीं भी बोलती हूँ हमारे भारत के बारे में और भारत की बेटियों के बारे में। हमारा भारत आज पूरे विश्व को दिखा रहा है कि भारत की बेटी किसी से भी कम नहीं है, और हम पूरे विश्व को यह सिखा रहे हैं कि कैसे औरतों की सशक्तता में आगे बढ़े। तो पूरा विश्व हमारे भारत से एक मिसाल ले रहा है। आप और कंट्रीज का देखेंगे तो आंकड़े हैं 5%, 7%, लेकिन हमारा भारत सबसे आगे इसलिए है क्योंकि एक फील्ड में हम लोगों ने अपनी सोच बदली है। यहाँ पर एक फील्ड की बात हो रही है, मैं कहती हूँ पूरी सारी की सारी फील्ड में हम सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच कहाँ से शुरू होती है? सोच हम सबसे शुरू होती है। जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको ये ना देखें कि वो लड़की है और वो लड़का है, हम ये देखें कि वो एक बच्चा है जिसके ड्रीम्स है, जिसके सपने हैं और जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। जब हम यह सोच से अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं पेट्रियार्की और एम्पावरमेंट, हमारी पूरी सोसाइटी एम्पावर्ड हो जाएगी। क्योंकि हम उसके बाद एक लड़का और लड़की नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ रहा है, जहां पे हर एक बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। एब्सोल्युटली। मैं उर्वशी मैम के पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ द स्किन स्टोरी की फाउंडर रवीना जैन भी हैं। रवीना, थोड़ा सा आपकी जो स्किन स्टोरी है, आपने स्किन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम किया, महिलाओं से ही रिलेटेड चीज़ें, और अच्छी बात यह है कि आपने जो बताया हमें आपसे बातचीत में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन भी वुमेन का ज़्यादा है। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्किन स्टोरी का आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? I started Skin Story for solving my own concern, which was hyperpigmentation, and the brand's approach is to solve all the concerns that a consumer might be facing, be it hair fall, be it hair fall or thinning of hair, or acne, pimple, aging, everything. Our approach is different. Why? Because we believe in clinical research ingredients, and we do our own R&D with each and every active that we launch. The journey has been, tremendously learning experience. Has been a very learning experience. I have faced a lot of hardships, I've faced a lot of downfalls, and I've also faced a little bit of highs. I am currently right now available in 2000 plus retail stores, and I am available across all omni-channel, which is Amazon, Flipkart, and everywhere. And my success, my most important success would be consumers coming back to the brand and buying it again and again.
एब्सोल्युटली वंडरफुल स्टोरी। उर्वशी मैम, कहा जाता है कि जिसकी हम बात कर भी रहे हैं कि सोसाइटी में अपने अपने पेन पॉइंट्स हैं, अपने अपनी वो पहलू हैं जहां पर हमें काम करना है, लेकिन आपका अनुभव मैम अब तक का कैसा रहा? सोसाइटी को तो छोड़ दीजिए, अभी हम पुरुषों की बात भी नहीं करें, क्या महिलाओं के बीच में ये एक कंसेंसस टाइप का बन पाया है कि अब हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी एफर्ट्स लगाने हैं, अगर स्थिति को बदलना है तो महिला विद इन एक महिलाओं के समूह में एज अ ग्रुप में आप इस पूरे मुद्दे के प्रति उनकी अवेयरनेस को किस तरह से आंकती हैं? क्या महिला जागरूक हो रही हैं दूसरी महिलाओं को एक्सेप्ट करने में, उनको एम्पावर करने में, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में? जी बिल्कुल, और यहीं पे कितने एग्जाम्पल्स हैं, आपने अभी हमने शो पे ही देखा कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से महिलाएं और महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं, चाहे अपने प्रोफेशन के जरिए से, तो उसमें कोई शक नहीं है, वो एक मोटिवेशन और ड्राइव महिलाओं में डेफिनेटली है और बढ़ रहा है। जो हमारा देखेंगे आपकी जो स्टेम, विमेन इन स्टेम, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का जो एनरोलमेंट है वो भी बहुत हाई है। ये सब इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे, पायलट्स की अभी हमने बात की, कॉलेज में जो है मेल से ज्यादा महिलाएं अब हमारे यहाँ जो कॉलेज में एनरोलमेंट्स हो रहे हैं वो महिलाओं के हैं। और मैं एक कंपैरिजन पॉइंट के लिए अगर आपको बताऊं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो वर्ल्ड की इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसको 1000 साल लग गए कि उनके यहाँ महिलाएं ज्यादा एनरोल हो मेन के कंपैरिजन में। तो मैं बस इससे ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, पूरे विश्व के लिए इशू है, और इसको ब्रेक करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं लेकिन हर एक नागरिक की तरफ से, हर घर में, जैसे हमने बात की कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सिविल सोसाइटी हो, जो कि आप महिलाओं पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये बात आपने भी उठाई कि कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा हमने महिलाओं को मौका दिया है आगे बढ़ने का। ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि अगर आपको अपनी सक्सेसफुल जिंदगी जीनी है, अपने परिवार का सक्सेस चाहिए, देश का सक्सेस चाहिए, तो वो महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता। तो जो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी है वो एक नेसेसरी चीज है, वो ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई एहसान या कोई फेवर कर रहे हैं किसी महिला को। तो इसी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है डेफिनेटली चेंज आया है, चेंज आ रहा है, तो मैं पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए हर स्टेक होल्डर की तरफ से, जिससे कि कोई भी हमारी लड़की या महिला इस प्रोग्रेस से पीछे ना छूटे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसमें देखिए, इस फैक्ट को मानने में कई लोग बोलते हैं कि हमें सोसाइटी ने जो अब तक अचीव किया है वुमेन के मामले में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे लगता है सेलिब्रेशन का वक्त तो अभी आया नहीं है। इनफैक्ट हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल होके इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। और क्रिटिकल जब हम होते हैं अपने सोसाइटी के कामकाज के प्रति, उसकी सोच के प्रति, तो कोई निंदा नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हमारी सोसाइटी क्या उस स्पेस में काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिस स्पेस की आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको ये फैक्ट मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आज भी पुरुष का मतलब कमाने वाला व्यक्ति और महिला का मतलब घर का कामकाज संभालने वाली, परिवार संभालने वाली महिला। तो ये जब तक हम इन बंदिशों को नहीं तोड़ेंगे, जो बंदिशें हमारे दिमाग में, कागजों में टूट रही हैं, सेमिनार्स में टूट रही हैं, वेबिनार्स में टूट रही हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में टूट रही हैं, लेकिन जो बंदिशें हमारे दिमाग में हैं वो जब तक नहीं टूटेंगी, शायद हम इनजस्टिस कर रहे हैं इस पूरे इशू के प्रति। वंदना, अब आगे की राह क्या हो? कैसे एक्सेप्टेंस बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको? क्या करना होगा सोसाइटी को? जैसा कि उर्वशी मैम ने बोला था, मुझे लगता है कि पहले हम लोग खुद को भी अपने आप में पहले हमें फील करने की बहुत ज़रूरत है कि दैट वी आर एम्पावर्ड, हम लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लड़कियों में भी ये आ जाता है कि नहीं, शायद हमसे नहीं होगा, या फिर जो मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर है।
तो कहीं ना कहीं हमको भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो हमारा विश्वास है वो किसी भी तरह से हिलना नहीं चाहिए। बाकी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को साबित हर फील्ड में लड़कियां कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुली उन्होंने दिखाया है। तो बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो घर से सपोर्ट है वो मिलता रहे। हर एक नागरिक का इंडिविजुअल बात कर रहे हैं वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में है। सबसे पहले उसे दिमाग से निकाल देना है, उसके बाद अपने आप ही सोसाइटी से निकल जाएगी। बिल्कुल यही है। देखिए सोच तो थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि देखिए सोच बदल रही है, वो एविडेंट है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो एक एफर्ट्स जितने भी लगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे हैं, उन एफर्ट्स के परिणाम मिल रहे हैं। जैसा कि उर्वशी मैम ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम जब सामने दिख रहे हों तो थोड़ा सा मन को ये संतुष्टि जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, जिस रूप में और जिस पेस के साथ वो परिणाम मिलने चाहिए उनमें अभी कमी है, वहां पर हमें काम करना होगा। रवीना हमारे साथ है। रवीना, कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में हम बार बार वुमेन पार्टिसिपेशन का जिक्र कर रहे हैं। आपका अनुभव अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहा? पार्टिसिपेशन कैसा है वुमेन का, और उसके रिजल्ट किस तरह के हैं? In my startup, The Skin Story, I have 60% of workforce as women. These entail beauty advisors, sales staff, supervisors, and people in my head office. I strongly believe that women can achieve whatever they have their eyes on, and with our hard work and resilience, we can achieve, and we can give the best to the country and to the world. अभिलाषा, आप किस तरह का भविष्य अब देख रही हैं, और जो अनुभव आपके हैं, कोई ऐसी चीज जो आप सोचती हैं कि ये अगर हो जाए, इस मुद्दे पर या इस राह पर अगर काम हो, तो शायद जिस चीज के लिए हम आज, जिस चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट, वो अचीव हो पाए असल मायनों में, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कोई भी जर्नी की शुरुआत खुद से होती है, और फिर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम घर, परिवार, रिश्ते, सोसाइटी और समाज की तरफ बढ़ते हैं। तो दुनिया भर में महिलाएं समाज में, साइंस में, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही हैं और लेती रहेंगी। ये उनके स्वभाव में है। पेशेंस है, परसिवरेंस है, एक बड़ा पिक्चर देखने का उनमें एक विस्डम है। तो वो ये चीजें किसी को साबित करने के लिए या कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं करती हैं। तो इसमें सिर्फ एक मैं फेरी टेल से एक छोटा सा वो अपनी बात रखना चाहूंगी, थम्बलीना। तो हम उनके ट्रायल से काफी रिलेट कर सकते हैं कि कभी बीटल्स ने अपने जानकारों की बातों में आके उसको दुत्कारा, तो कभी वो अंधेरे में बिना किसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रही। लेकिन थम्बलीना ने अपने टाइम और एनर्जी नेगेटिव चीजों में नहीं लगाया कि हमें कोई और कुछ दे, या किसी और को साबित करने में नहीं लगाया, लेकिन अपने गुणों के साथ, अपने खुद के साथ वो ऑनेस्ट रही, और वही उसका स्वॉलो बर्ड बना, वही उसके लिबरेशन का कारण बना। और इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। खुद के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए, अपनी साथी महिलाओं के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए, और समाज के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा बोला आपने अभिलाषा। उर्वशी मैम, जाते जाते उन महिलाओं के लिए जो आगे आना चाहती हैं, जो आपकी तरफ देखती हैं, हमारे पैनल में मौजूद एक एक महिला की तरफ देखती हैं कि इस मकाम को हम भी हासिल करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी उर्वशी मैम? जो गोल है उस पे आप कायम रहें। आपके आगे सामने जरूर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। मुझे लगता है हर महिला जो यहाँ इस पैनल पे है वो बात कर सकती है कि हम सबके रास्तों में कितने ऑब्स्टिकल्स आए हैं और रोज आते रहते हैं। लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते, क्योंकि जैसा कि कहा कि हमारा राइट है। ये हम किसी और की स्पेस नहीं ले रहे, हम पे कोई फेवर नहीं कर रहा, हमारा राइट है, हम केपेबल हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और इसी से पूरे समाज में धीरे धीरे एक चेंज जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभिलाषा, थैंक यू सो मच। रवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वशी मैम, थैंक यू सो मच। जोया अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम। वंदना गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, तो देश में
महिला अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ और खबरों का अब हम रुख कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रही महिला अग्निवीरों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। महिला अग्निवीरों के जज्बे और हिम्मत की कोई कमी उनमें नजर नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए उनकी हिम्मत। कठिन तप में तैयार हो रही हैं वीरांगनाएं। महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें आपको गदगद कर देंगी। बंदूक बारूद से कोसों दूर रहने वाली लड़कियां देश की सेवा करने की ट्रेनिंग ले रही हैं। माँ बाप की लाडली बेटियां यहां कठोर ट्रेनिंग ले रही हैं क्योंकि इनके सपने अलग हैं, इनकी सोच अलग है। बेंगलुरु में 1 मार्च से महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में 100 लड़कियां शामिल हैं। ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियां बेहद साधारण बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इनका जज्बा उतना ही असाधारण है। ये सभी लड़कियां 4 साल बाद उन 25% सैनिकों में शामिल होना चाहती हैं जो आगे चलकर सेना में पूर्णकालिक नौकरी करेंगी। यहाँ पहुँचने के लिए सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। कोई समाज से लड़कर आया है तो कोई अपने परिवार की मदद करने के लिए अग्निवीर बन रहा है। अपनी मेहनत की लड़ाई लड़ रही कुछ लड़कियां अपनी परिस्थितियों से भी लड़ रही हैं। कुछ अग्निवीर ऐसी भी हैं जिनके घर की मजबूरियों ने उन्हें बांध रखा है, लेकिन अब वो अपना हौसला दिखाने के लिए तैयार हैं। इन अग्निवीरों को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इन्हें कोई ढील दी गई है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इन लड़कियों की ट्रेनिंग देखी तो हम भी चौंक गए। 1 मार्च से शुरू हो रही ये ट्रेनिंग 31 हफ्तों तक चलेगी। ये ट्रेनिंग इन्हें ऐसा सैनिक बना देगी जो हर मोर्चे पर पुरुषों के बराबर खड़ी होंगी। हर वो शख्स जो लड़कियों को कमतर आंकने की गलती करता है, उसे ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आज हर मोर्चे पर लड़कों से कदम मिलाकर चलने वाली लड़कियां अब अग्निवीर योजना के जरिए भी नारी शक्ति का उदाहरण पेश कर रही हैं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जी बिजनेस के जितने भी मेल कलीग्स हैं, उन्होंने अपनी जो फीमेल कलीग्स हैं उनके बारे में क्या राय व्यक्त की है, जरा ये भी देखिए। वैसे तो हमारे चैनल में हर कोई लाजवाब है, लेकिन मैं खास तौर से आभा और अपेक्षा को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों यंग लड़कियों ने जिस तरीके से आके अपने काम को संभाला है वो हर किसी के लिए एक बेमिसाल है। वैसे तो हर महिलाओं में कुछ खास क्वालिटीज होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं श्रेष्ठा श्रीवास्तव के बारे में कहना चाहूँगा। ऐसे तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन लीडरशिप और टीम स्पिरिट सीखना हो तो उनसे बेहतर शायद ही कोई हमारे टीम में है। खासकर क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करने में उनका कोई साथी नहीं है। देखिए, हमारी टीम में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर कहीं हैं तो हमारे सोशल मीडिया टीम में है अंजलि, जागृति और मानसी। और इनका सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हमारी सोशल मीडिया टीम को सबसे आगे किसी ने रखा है तो वो इन्हीं तीनों महिलाएं ने रखा है। देखिए, मैं जो कहूँगा, मैं नेहा मैम के बारे में कहूँगा, क्योंकि एक तो अगर आप कमोडिटीज़ या मेटल से रिलेटेड कुछ भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है आपको, आगे रह के आपको अगर आप हेल्प करेगी। उसी के साथ साथ हर एक चीज़ के लिए वो आपको अप्रिशिएट करेगी। जैसे मैं पोएम्स लिखता हूँ तो उसके लिए आगे आके आपको अप्रिशिएट करेगी और हमेशा मोटिवेट करेगी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और लगातार करते रहना। आभा अपेक्षा, आकांक्षा नेहा, साइली रचना, श्रेष्ठा स्वाति, यही सब हमारी टीम के असली कारागीर हैं। नारी अस्य समाजस्य कुशल वस्तु कार अस्ति। जी बिजनेस की हमारी साथी और बेहद मजबूत, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान प्रियंका मैम को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनमें ढेर सारी खासियतें हैं। सुबह 7 बजे की हेडलाइन बनाना, लिंक्स बनाना और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करना। वुमेंस डे के इस मौके पर मैं बात करना चाहूँगा अपनी सहयोगी पूर्णिमा के बारे में। इक्विटी के बाजार में वो अकेली ऐसी हैं जो कम्युनिटी पर इतनी बेहतर पकड़ रखती हैं और बेहतर जो क्वालिटी के शो प्रोड्यूस करती है। मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहें और हमको इंस्पायर करते रहें। वुमेंस डे के मौके पर मैं मेरे 2 सहयोगी के बारे में कहना चाहूँगा। फर्स्ट जानवी, जो रिसर्च टीम में सबसे जूनियर है और वो जो रिजल्ट निकालती है रिजल्ट सीजन के टाइम, वो अनबीटेबल है। एंड सेकेंड आकांक्षा, पूरे जी बिजनेस में वो सबसे छोटी है।
and at this age she is working so hard that the future is going to be too bright. आज नो स्मोकिंग डे है। आज के दिन धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में 1984 में पहली बार नो स्मोकिंग डे मनाया गया था। इसके बाद हर साल के मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाए जाने की परंपरा है। आज मार्च महीने का दूसरा बुधवार है, मतलब नो स्मोकिंग डे है। इस बार नो स्मोकिंग डे की थीम है क्विट एंड विन। इसका हिंदी में मतलब है छोड़ो और जीतो। इस बार नो स्मोकिंग डे के मौके पर देश भर के डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और होटल एसोसिएशंस ने सरकार से एक अलग मांग की है। सभी ने सरकार से मांग की है कि होटल्स, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट्स पर स्पेशल स्मोकिंग रूम्स को बंद किया जाए, यानी कि स्मोकिंग जोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म किया जाए। डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और होटल एसोसिएशंस के मुताबिक ऐसा करने से स्मोकिंग करने वालों में कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्मोकिंग जोन में स्मोकिंग करते नज़र आते हैं, घर पर नहीं। आप स्मोकिंग से होने वाले खतरे के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर साल 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है और खपत करने वाला देश भी है। हालांकि साल 2000 से लेकर 2022 के बीच में स्मोकिंग करने वालों में 12% की कमी आई है, यानी कि साल 2000 में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 32% थी, जो अब घटकर 20% रह गई है। लेकिन अभी भी स्मोकिंग से होने वाले जो खतरे हैं उनसे दूरी नहीं बना पाया है समाज। अब महिला और पुरुषों में स्मोकिंग करने वालों का आंकड़ा भी थोड़ा सा देख लीजिए। साल 2000 में स्मोकिंग करने वाले पुरुषों की संख्या 49% थी, जो कि साल 2022 में घटकर 37% रह गई है, जबकि साल 2000 में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की संख्या 16% थी, जो अब घटकर 8% रह गई है। भारत सरकार स्मोकिंग के खिलाफ कई अभियान चला रही है, तंबाकू पर काफ़ी टैक्स भी लगा चुकी है। यही नहीं, नशा मुक्ति को लेकर तरह तरह के अभियान चल रहे हैं। पैकेट पर जो वार्निंग है उसकी जो साइज़ है उसको भी बढ़ाया गया है। इसका नतीजा ये है कि स्मोकिंग करने वालों में कुछ हद तक कमी तो आई है। आपको याद भी होगा, इस बीच एक बड़ा स्टेप लिया था सरकार ने। 2 अक्टूबर 2008 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई थी। ऑडिटोरियम, थिएटर, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, बार और पब जैसी जगहों पर स्मोकिंग बैन है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना भी है। लेकिन सवाल ये, जुर्माना आजकल लेता कौन है? आज भी आपको इधर उधर यहाँ वहाँ स्मोकिंग करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन उनमें जुर्माना नहीं हो पाता, उनका चालान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वर्क फोर्स की कमी है। हर जगह आप निगरानी के लिए वर्क फोर्स तैनात नहीं कर सकते। हालांकि कुछ जगहों पर स्मोकिंग के लिए अलग से जगह बनाई जाती हैं। किसी शिक्षण संस्थान में लगभग 100 मीटर के दायरे के बाहर जो है वो तंबाकू की बिक्री होनी चाहिए। 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद जो है उस पर बैन है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने की इजाज़त नहीं है। अब आपको दुनिया में स्मोकिंग को लेकर नियम भी बता देते हैं। सबसे पहले भूटान की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी देश। भूटान में तंबाकू पूरी तरह से बैन है। 2004 में तंबाकू पर पूरे देश में रोक लगा दी गई थी। सीमित मात्रा में इसके आयात की अनुमति थी, लेकिन इस पर भी भारी टैक्स लगाया गया था। 2005 में भूटान में किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह भूटान तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया। फिर 2010 में तंबाकू की पैदावार और इसके खरीदने बेचने पर भी बैन लगाया गया। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन में सबसे पहले अस्पताल, स्कूल, किंडरगार्टन और स्टेडियम में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाई गई थी। बाद में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। अल्बेनिया में तंबाकू के खिलाफ 30 मई 2007 को कानून बनाया गया, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करना और इसका प्रचार करने पर प्रतिबंध लागू किया गया। साल 2013 में इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कानूनी तौर पर सजा देने का प्रावधान किया गया। अर्जेंटीना का भी समझ लीजिए। अर्जेंटीना में 1 जून 2011 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई। किसी भी कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी जगहों पर स्मोकिंग करना बैन है। हालांकि छत या बालकनी पर जाकर कोई भी स्मोक कर सकता है अपने प्राइवेट स्पेस में। हिंदुस्तान में भी कर सकता है। ग्रीस में साल 2010 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करना बैन कर दिया गया था। ग्रीस यूरोप का सबसे ज्यादा तंबाकू की खपत करने वाला देश था। हालांकि कुछ कॉफी शॉप्स और होटल्स में स्मोकिंग की इजाजत है नियम कायदों के तहत। यही नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां तंबाकू पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, जिनकी हम लगातार बात भी कर रहे हैं। इनमें कुछ और देश भी हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, इजराइल, इटली, जापान जैसे देश शामिल हैं। कुल मिलाकर कहें तो धूम्रपान करना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है, ये पूरी दुनिया के देश जान चुके हैं। ऐसे में जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ना बेहतर ही होगा।
अगर आपका कभी आलीशान बंगला, हॉलिडे होम या फिर बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्पेस खरीदने का सपना रहा हो तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। एक ओनरशिप की, प्रॉपर्टी की ओनरशिप की एक नई, आजकल चलन में एक नई स्कीम है, स्कीम कहें या सोच कहें, जिसे फ्रैक्शनल ओनरशिप कहा जाता है। क्या है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आपका लोनावला, गोवा, शिमला, केरल जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर हॉलिडे होम्स खरीदने का सपना है तो करोड़ों के आलीशान बंगले पर आप सिर्फ कुछ लाख में मालिकाना हक खरीद सकते हैं। विदेशों की तर्ज पर भारत में भी फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट तेजी से बढ़ रहा है। फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी कि किसी प्रॉपर्टी में कुछ पर्सन की हिस्सेदारी। इसमें लोगों के लिए अच्छा ये है कि वो इस घर में छुट्टियां बिताने के अलावा इससे किराए की आमदनी का भी फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ हॉलिडे होम्स ही नहीं बल्कि इन दिनों लोग बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी फ्रैक्शनल ओनरशिप से किराए की आमदनी का मजा ले रहे हैं। जनरली कोई भी अपना हॉलिडे होम साल में 30 से 35 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करता, उसको पूरा ओन करके वो सिर्फ अपना कैपिटल उधर ब्लॉक कर देता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप के माध्यम से आप उसको को ओन कर सकते हो। आप 4 से 8 जनों के बीच में मिलकर उसको खरीद सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको उसके दिन मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। Well, fractional ownership players deal with all kind of commercial spaces. So, fractional ownership players fractionalize offices, warehouses, data centers, schools, hospitals. Basically, any rent-generating asset where you get good rental yield, say 8 to 9%. अब हम आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब भी समझाते हैं। इसमें पूरा मालिकाना हक नहीं बल्कि किसी प्रॉपर्टी में आपके निवेश के प्रतिशत के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है। इन दिनों कई कंपनियां इस तरह की पार्शियल ओनरशिप ऑफर कर रही हैं। ये आपका पैसा ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती हैं और उन प्रॉपर्टीज को मेंटेन भी करती हैं। प्रॉपर्टी बेचने की जिम्मेदारी भी मेंटेन करने वाले ग्रुप की ही होती है। फ्रैक्शनल ओनरशिप वाली कंपनियों का दावा ये कि किराए की इनकम से इन्वेस्टमेंट पर 10 से 15% तक का रिटर्न मिलता है। कोई भी रियल एस्टेट एसेट, लेट्स से विला एक गोवा पे है जो 2 करोड़ रुपए का है, वो उसको एक एसपीवी विच इज स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत खरीदती है, जो या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है या तो एक एलएलपी हो सकती है। और जो 8 से 10 जने मिलके इसको ओन करते हैं, वो सबके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई विला अगर है तो उसकी रजिस्ट्री उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तो एलएलपी के अंदर होती है, और वो जो 8 शेयर होल्डर्स उसके रहते हैं, 8 के पास 12.5% शेयर होल्डिंग रहती है। First is the financial benefit, obviously. You get the rental yield of 8 to 9%. You get the appreciation, making it a 15% IRR. You have long-term contracts with grade A tenants and minimum downside risk. भारत में फ्रैक्शनल ओनरशिप का मार्केट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जानकर बताते हैं कि रियल एस्टेट में बढ़ती कीमतों और टैक्सेशन की वजह से इस तरह की ओनरशिप में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ये मार्केट फ्यूचर में रफ्तार पकड़ सकता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्टमेंट के फायदे तो हैं ही, कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप के फायदे काफी हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्योंकि एक प्रॉपर्टी के ज्यादा ओनर्स हैं, इसलिए डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ ऐसी कंपनीज भी इस बिजनेस में हो सकती हैं जो थोड़ी ट्रस्टवर्दी ना हो। इसलिए अगर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, पूरी रिसर्च के साथ कीजिए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।